Today I am here with new topic in unit first, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन रूपांतरण। अभी तक हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा हुआ है। ये एग्जैक्टली सेम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन भी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की तरह ही है, बट यहाँ पर हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में बात करेंगे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहले हमने जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे, उनमें हमने ओनली निर्देश तंत्र, चाहे वो कैसे भी निर्देश तंत्र हो, उन निर्देश तंत्र में हमें अगर किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स पता है और किसी दूसरे निर्देश तंत्र में किसी उसी पार्टिकल के निर्देशांक पता है, तो हम उन दोनों को आपस में रिलेशन कर सकते हैं और वो कहलाया था कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ टुडे वी आर here with a new topic, Galilean transformation. So let's start. Galilean transformation ऐसे निर्देशांक रूपांतरण जिनके द्वारा हम किसी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में किसी पार्टिकल के अगर निर्देशांक ज्ञात हैं, तो एक ऐसा दूसरा निर्देश तंत्र, कौन सा निर्देश तंत्र होना चाहिए? एक ऐसा जड़त्वीय निर्देश तंत्र जिसमें उसी पार्टिकल के निर्देशांक ज्ञात हों और उन दोनों को आपस में एक रिलेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकें, उन्हें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो एग्जैक्टली इफ द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज नोन, यानी कि अगर किसी पार्टिकल की स्थिति या फिर निर्देशांक हमें पता है या ज्ञात है इन वन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में, तो ऐसी इक्वेशन देन द इक्वेशन बाय विच द पोजीशन ऑफ द सेम पार्टिकल, यानी कि तो ऐसी इक्वेशन जिसके द्वारा हम कोऑर्डिनेट या पोजीशन ऑफ द सेम पार्टिकल, यानी कि उसी पार्टिकल के बारे में, उसी कण के निर्देशांक को अगर हम ज्ञात कर सकते हैं किसी दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में, ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो बहुत ही बेसिक है। अगर मान लीजिए एक निर्देश तंत्र है और एक दूसरा निर्देश तंत्र है, अभी तक हमने उनके बीच में कोई मोशन के बारे में बात नहीं करी थी। अब अगर हम दो निर्देश तंत्र लेंगे और दोनों में कुछ रिलेशन हम दिखाना चाहेंगे, इसका मतलब है हम यहाँ पर बहुत ही सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में या फिर एक दूसरे के रेफरेंस में हम यहाँ बात करेंगे। एक निर्देश तंत्र के रेफरेंस में दूसरा निर्देश तंत्र होगा और दूसरे निर्देश तंत्र के रेफरेंस में पहला निर्देश तंत्र होगा। तो यहाँ पर हम रिलेटिविटी की बात करेंगे। तो एग्जैक्टली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले हम एक एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पर अजम्पशन करते हैं। एक एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो इस प्रकार से अजम्पशन कर रहे हैं हम कि उस पार्टिकल की स्थिति, मान लीजिए एक एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ऐसे एस एक्स वाई और जेड इसके को निर्देशांक है यहाँ पर, और हमने कहा लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल पी एक्स वाई जेड इन वन इनर्शियल फ्रेम इज आर। ये यहाँ पर आपको दिखा रखा है, उस बिंदु से पी बिंदु को मिलाया हुआ है और ये पोजीशन वेक्टर आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर इन एस फ्रेम इज रिप्रेजेंटेड बाय ओपी इक्वल टू आर इक्वल टू आई कैप एक्स जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। हियर I cap, j cap and k cap are the unit vectors along x, y and z axis, and x, y and z are the coordinate of the particle in S frame. Now we can take another inertial frame of reference which name is S dash, जिसका नामांकन हमने यहाँ पर S dash से किया हुआ है और उसके निर्देशांक x डैश y डैश और z डैश इस प्रकार से है कि ये जो प्रथम निर्देश तंत्र है या फिर जो स्टेशनरी निर्देश तंत्र था S, उसके रेस्पेक्ट में इस प्रकार से है कि x डैश x अक्ष के पैरेलल हो, y डैश x
वाई एक्स के पैरेलल हो और जेड डैश एक्स जेड के पैरेलल हो, और इस प्रकार से हैं कि इनके पैरेलल हो तथा एस डैश जो फ्रेम है एस के रेस्पेक्ट में कैपिटल वी वेग से किसी डायरेक्शन में या फिर ये कहीं स्पेस में, एक डायरेक्शन दे लिया हमने स्पेस, स्पेस में यहाँ पर मोशन कर रहा है, स्पेस में मोशन कर रहा है, इसका मतलब v के तीनों कंपोनेंट होंगे आपके पास, x कंपोनेंट भी होगा, y भी होगा और z भी होगा। अगर किसी एक डायरेक्शन में हम लिमिटेड कर देते हैं तो इस v के जो यहाँ पर ये मोशन हो रही है इस v के एक ही कंपोनेंट पॉसिबल है, वो अभी हम आपको आगे बताएंगे, यहाँ एक केस स्टडी लेंगे। तो now we can take the position vector of the same particle in s dash में दोनों निर्देश तंत्र s और s dash एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं इसका मतलब x एक्सिस x डैश एक्सिस x एक्स पर था, y डैश एक्सिस y पर था और z डैश एक्सिस z एक्सिस पर था, और उनका ओरिजिन भी समान था, कोइंसाइड थे, समपाती थे। तो मान लीजिए उस समय पश्चात एस डैश का जो पोजीशन वेक्टर है वो इस प्रकार से हो जाता है कि ओ डैश इक्वल टू ओ डैश ओ इक्वल टू वी टी, यानी कि वी वेग से हो जा रहा है टी समय पश्चात उनका पोजीशन वेक्टर वी टी है, और जो कोऑर्डिनेट है उस पार्टिकल के इन एस डैश फ्रेम एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश है। जो पोजीशन वेक्टर है वो पार्टिकल पी इन एस डैश फ्रेम कैन बी रिटर्न एज ओ डैश पी इक्वल टू आर डैश इक्वल टू आई कैप एक्स डैश जे कैप वाई डैश के कैप जेड डैश। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर जो आई कैप जे कैप और के कैप है ये समान ही है, क्योंकि जब पैरेलल होंगे दोनों के एक्सिस एक्स डैश एक्स और एक्स, यानी कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अगर एक्सिस पैरेलल हैं तो उनकी यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन भी सेम रहती है, इसीलिए हम डैश फ्रेम और एस फ्रेम दोनों में यूनिट वेक्टर्स को सेम लेते हैं। तो अभी जो पीछे वाला जो त्रिभुज यहाँ पर देख रहे हैं हम, एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर ओ ओ डैश पी, इस ओ डैश पी को रिजल्टेंट बनाने के लिए तो हमें यहाँ पर ओ पी इक्वल टू एक पाथ को फॉलो किया है ओ ओ डैश प्लस ओ डैश पी, इसी पाथ को हमने वहाँ लिखा हुआ है इन ट्राइंगल ओ ओ डैश पी, ओ पी इक्वल टू ओ ओ डैश प्लस ओ डैश पी। OP पोजीशन वेक्टर इन एस फ्रेम ओ ओ डैश, ये यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जो पोजीशन वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ऑफ द एस डैश फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू द एस वी टी से है, और ओ डैश पी पार्टिकल पी का एस डैश फ्रेम में पोजीशन वेक्टर, और यहाँ पर हमने आर प्राइम निकाल लिए है जो कि उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर होगा इन एस डैश फ्रेम आर डैश इक्वल टू आर माइनस का वी टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और ये हमें याद भी रखना है कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द पोजीशन वेक्टर इस हिसाब से होगा। अगर इसी वेक्टर अगर आप आर प्राइम और आर को अगर एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स में देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, हम आगे की स्लाइड में आपको दिखाते हैं। ऐसे कि आर डैश इक्वल टू आई कैप एक्स डैश जे कैप वाई डैश के कैप जेड डैश इक्वल टू आर की जगह हम पुट कर सकते हैं आई कैप एक्स जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, और वी टी वी का जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर हम 3D में या स्पेस में मोशन ले रहे हैं इसका मतलब है कि वी के यहाँ पर 3 कंपोनेंट होंगे आई कैप वी एक्स प्लस जे कैप वी वाई प्लस के कैप वी जेड मल्टीप्लाई बाई टी। इसका मतलब है अगर हम कंपोनेंट्स के रूप में इसको निकालना चाहें तो यहाँ से आई कैप का कॉमन लेंगे, तो आई कैप का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है यहाँ पर एक्स डैश, और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर है आई कैप, यहाँ से कॉमन है एक्स और यहाँ भी आई कैप है, इसका मतलब है माइनस वी एक्स टी, इसका मतलब है एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी एक्स टी, दिस इज द एक्स कंपोनेंट। और अगर मान लीजिए y कंपोनेंट निकालना हो आपको तो y कंपोनेंट निकालने के लिए बहुत सीधी सी
बात है, जैसा हमने पहले किया है सेम वही चीज़ हम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें जे कैप के कंपोनेंट एलएचएस और आरएचएस में एक दूसरे से कंपेयर करने होंगे। इसका मतलब है जे डैश इक्वल टू, हम यहाँ से जे डैश ले सकते हैं और यहाँ से होगा जे माइनस वी वाई इंटू टी। ऐसे ही इसी प्रकार हम के कैप के कंपोनेंट ले सकते हैं। इसका मतलब है जेड डैश इक्वल टू जेड माइनस वी जेड टी। This is equation number 4 and these are the Galilean transformation of position vector in components form, यानी कि घटकों के रूप में। आप चाहें तो इनको एक्स वाई जेड घटक कह सकते हैं और इसके हिसाब से यहाँ पर ये एक कंपोनेंट फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि हम यहाँ पर डिफरेंट केसेस लेंगे, तो यहाँ पर पहला केस ही लिया है मैंने। उसी केस में हमने कहा है अगर द if the motion of S dash frame along x axis, that means S dash frame अगर S के रेस्पेक्ट में x एक्स के अलोंग v वेग से गति कर रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम दिखाएंगे इसका रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से जैसा आपको यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये O है, ये O डैश है, इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो होगा VT, एग्जैक्टली सेम बट डायरेक्शन इज लिटिल बिट डिफरेंट। ये अलोंग एक्स एक्सिस है, इसका मतलब हम ओनली एक्स एक्स के अलोंग ही हम इसको दिखा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो V है इसका एक ही कंपोनेंट होगा, ओनली Vx। यहाँ पर वी वाई और वी जेड का मान 0 होगा, क्योंकि यहाँ जो मोशन है वह ओनली ओनली एक्स एक्स के अलोंग है। इसका मतलब है हम अगर इसको रिप्रेजेंटेशन देना चाहें, इसका मतलब है आर डैश इक्वल टू आर माइनस वी टी, बट वी कैन डिफाइन हियर वी इक्वल टू आई कैप वी एक्स। इसका मतलब है एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी एक्स टी। ये बहुत ही साफ शब्दों में मैंने पहले बताया था कि अगर हम एक्स डैश के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर ओनली एक्स कंपोनेंट होगा, जो कि आई कैप के हिसाब से होगा। आई कैप के यहाँ से कंपोनेंट लिए और यहाँ से कंपोनेंट लिए, तो यहाँ पर वी वाई और वी जेड का मान 0 है। इसका मतलब है ओनली एक्स कंपोनेंट में यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी एक्स टी, और ऐसे ही दूसरे के लिए y डैश इक्वल टू वाई और z डैश इक्वल टू जेड। तो ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर है इन कंपोनेंट्स फॉर्म व्हेन द मोशन इज अलोंग एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्स के अलोंग मोशन होगी तो इसका मतलब है हम ओनली एक्स कंपोनेंट में वेरिएशन दिखा सकते हैं, और अगर वाई एक्स के अलोंग मोशन होगी तो इसका मतलब है हम यहाँ पर लिखेंगे वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस वी वाई टी, और एक्स डैश इक्वल टू एक्स होगा और जेड डैश इक्वल टू जेड होगा। और अगर जेड डैश सॉरी अगर जेड के अलोंग मोशन होगी तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स डैश इक्वल टू एक्स, वाई डैश इक्वल टू वाई एंड जेड डैश इक्वल टू जेड माइनस वी जेड। तो ये आपको क्लियर कर दिया है मैंने इस चीज को, तो ये कंफ्यूज नहीं हो। डिफरेंट डिफरेंट राइटर डिफरेंट डिफरेंट तरीके में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि आप कैसे कहाँ इस मोशन का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एक्स एक्स के अलोंग, वाई एक्स के अलोंग, या फिर जेड एक्स के अलोंग, या फिर स्पेस में कहीं आप इसको देख सकते हैं। नाउ इफ both inertial frame S and S dash are not coincide initially, इसका मतलब है कि जहां हम शुरुआत में हमने केस जो शुरू में लिया था उसमें हमने कहा था कि मान लीजिए अगर O और O डैश एक ही जगह कोइंसाइड कर रहे हैं शुरुआत में एट टाइम t इक्वल टू 0, बट अब यहाँ पर कुछ अलग केस ले रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए S और S डैश आर नॉट कोइंसाइड, इसका मतलब है कि देयर शुड बी सम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन S एंड एच डैश, यानी कि हमने एक दूसरा निर्देश तंत्र साथ में ले लिया है कि इनिशियली मान लीजिए ये एच डैश था, वो यहाँ पर शुरुआत में एच जीरो डैश के नाम से यहाँ पर है। इसका मतलब है कि इसका ओरिजिन भी ओ जीरो डैश होगा, और हम कह सकते हैं कि शुरुआत में एस और एच जीरो डैश दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, और इनके जो निर्देशांक बिंदु हैं उनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो फिक्स्ड है।
आर नोट जो कि फिक्स्ड है। आफ्टर टी टाइम नाउ, पहले ये तो फिक्स है डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद में अगर हम स्टडी करें तो वहां हम कहेंगे कि आफ्टर टी टाइम, यानी कि ये जो एस डैश फ्रेम है वो एस के रेस्पेक्ट में वहीं वी वेग से फिर से स्पेस में मोशन कर रहा है इन 3D। दैट मीन्स वी हैव अगेन 3 कंपोनेंट्स और हम इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिंपल हमने ओ जीरो डैश इक्वल टू आर नोट, और फिर से हम आफ्टर टी टाइम हम कह सकते हैं ओ जीरो डैश ओ डैश। इसका मतलब ये दिस ओ जीरो डैश और ये ओ डैश इक्वल टू क्या होगा, वी टी होगा। इफ एस डैश इज मूविंग with v velocity with respect to the s frame, then the position vector, इसका मतलब जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या लिखा जाएगा, यहाँ से ये एक पॉलीगॉन का रूल बनेगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर बहुभुज का नियम है ये। तो OP रिजल्टेंट इक्वल टू ओ जीरो डैश प्लस ओ जीरो डैश ओ डैश प्लस ओ डैश पी। इसका मतलब है यही हमने लिखा है यहाँ पर OP इक्वल टू ओ जीरो डैश ओ जीरो डैश ओ डैश प्लस ओ डैश पी। हम इनका रिप्रेजेंटेशन फिर से वहीं से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका मतलब है आर इक्वल टू आर नोट प्लस वी टी प्लस आर प्राइम। अगर आपको एस डैश निर्देश तंत्र में पार्टिकल की स्थिति के बारे में विवेचना करनी है, इसका मतलब है आर प्राइम इक्वल टू आर माइनस आर नोट माइनस वी टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। और अगर मान लीजिए दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं तो एक टर्म यहाँ एक्स्ट्रा है जो कि हमने इंक्लूड की है। पहले हमारे पास आर प्राइम इक्वल टू आर माइनस वी टी था, और जब कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है माइनस आर नोट। यहाँ अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एक से ज्यादा निर्देश तंत्र इंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ सक्सेसिवली आप एस जीरो डबल डैश फिर से इंक्लूड कर सकते हैं दूसरा निर्देश तंत्र। मान लीजिए वो R1 डिस्टेंस पर है तो यहाँ पर माइनस R1 आता जाएगा। ऐसे आप और भी कर सकते हैं। नाउ अगर मान लीजिए पोजीशन की बात हो गई है, तो अगर सेम पार्टिकल की बात करें, एक ही पार्टिकल एक ही निर्देश तंत्र में बात करें, और वो पार्टिकल क्या कर रहा है, मूविंग पोजीशन में। मूविंग का मतलब वो मोशन में है। तो अगर वो मोशन में मान लीजिए एक एस फ्रेम है जिसके निर्देशांक एक्स वाई और जेड है, मूल बिंदु ओ है, और इसमें एक पार्टिकल की स्थिति माना पी बिंदु पर है, और इसका मूल बिंदु ओ से पोजीशन वेक्टर माना r1 है, और कुछ समय पश्चात वो Q बिंदु पर चला जाता है या पॉइंट Q पर चला जाता है, और Q का जो स्थिति सदिश है या फिर पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम O इज OQ इक्वल टू R2। ये सब किस में चल रहा है, S फ्रेम में चल रहा है। अब माना एक दूसरा निर्देश तंत्र S डैश जो कि इस प्रकार से गति कर रहा है कि उसके एक्सिस एस फ्रेम की एक्सिस के साथ में क्या कर रहा है, पैरेलल है। एक्सिस तो पैरेलल में, और साथ में v वेग से, v जो कि कांस्टेंट है, v वेग से गति कर रहा है। और गति कर रहा है इसका मतलब है हम यहाँ पर लिख सकते हैं पहले पार्टिकल के लिए जो हमने लिखा था PQ रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है PQ इक्वल टू R2 माइनस R1 इक्वल टू D। इफ इन एस डैश फ्रेम ओ डैश पी, अगर हम ओ डैश पी के बारे में बात करें, अगर सेम पार्टिकल को एस डैश फ्रेम में देखेंगे तो ओ डैश पी का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर R1 प्राइम होगा, और ओ डैश क्यू का रिप्रेजेंटेशन R2 प्राइम होगा, और हम डिस्प्लेसमेंट का रिप्रेजेंटेशन वही क्यू रहेगा, बट इट रिप्रेजेंट बाय द डिफरेंट मेथड D प्राइम इक्वल टू R2 प्राइम माइनस R1 प्राइम। अब इसको देखने के लिए हम यहाँ पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो पोजीशन वेक्टर का हमने अभी लेटेस्ट पढ़ा था इसे जस्ट पहले, उसी का यूज करते हैं, और r प्राइम इक्वल टू r माइनस वी टी। इसको हमें याद रखना है और यहाँ यूज करना है। कैसे यूज करना है वो आपको बताते हैं। देन d डैश हम एच डैश फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे है, पी क्यू है इक्वल टू R2 प्राइम माइनस R1 प्राइम। अगर R2 प्राइम लिखना है तो यहाँ से 2 लगाएंगे आप, R2 प्राइम इक्वल टू R2 माइनस VT। ये किसी के लिए भी हो सकता है, R1 के लिए भी हो सकता है, R3 के लिए भी हो सकता है। तो हमें 1 और 2 का निकालना है, तो यहाँ से 2 के लिए निकाला तो आपने लिखा R2
माइनस वी टी माइनस नेक्स्ट के लिए R1 प्राइम है तो यहाँ से R1 प्राइम इक्वल टू R1 माइनस वी टी। इसका मतलब है R1 माइनस वी टी। वी टी यहाँ पर कॉमन टर्म है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी और हम इसको लिख सकते हैं R2 माइनस R1 इक्वल टू डी। यानी कि ये इनवेरिएंट है, यानी कि डी प्राइम इक्वल टू डी, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज रिमेन्स इनवेरिएंट। और अगर इनवेरिएंट रहता है तो उसको हम कहते हैं कि जो लो है यहाँ वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए हमने इस लो को कहा है लो ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ if you want to calculate transformation of the velocity, अगर हमें वेलोसिटी का रूपांतरण निकालना है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में तो बहुत ही सिंपल तरीके में निकाल सकते हैं। हमें इसके लिए स्थिति का रूपांतरण समीकरण ज्ञात होना चाहिए r प्राइम इक्वल टू r माइनस का वी टी वेयर v इज कांस्टेंट। अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं इस ऊपर वाली इक्वेशन का या स्थिति रूपांतरण समीकरण का विद रेस्पेक्ट टू द टाइम तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं डी आर प्राइम ओवर डी टी डी आर ओवर डी टी माइनस वी। हम यहाँ पर डी आर प्राइम ओवर डी टी को डिफाइन कर सकते हैं वी डैश एंड वी डैश इक्वल टू velocity of particle in s dash frame dr over dt, this is the velocity of the particle in s frame. So we can take very simple way also, अगर आप इस vt टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू द टाइम बिकॉज v इज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम राइट नाउ, देन ओनली v हियर और t का आपके पास 1 हो गया, इसका मतलब v प्राइम इक्वल टू v माइनस का v और ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होगा फॉर द वेलोसिटी। इसको भी आपको याद रखना है, लर्न करना है, मेमोराइज करना है क्योंकि ये आगे काम में आएगा और इसके बिना हम आगे भी कई सारी चीजें सॉल्व नहीं कर सकते। नाउ वेलोसिटी का हमने निकाल लिया है तो हम एक्सीलरेशन का भी निकाल सकते हैं, फोर्स का भी निकाल सकते हैं, तो वो चीज़ें भी हम साथ में देख सकते हैं। तो इसी को यूज करेंगे वी डैश इक्वल टू वी माइनस का वी डैश इक्वल टू वी माइनस का कैपिटल वी अगेन कांस्टेंट। तो इस वेलोसिटी वाले ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, देन वी कैन डिफाइन हियर अगेन dv प्राइम ओवर dt इक्वल टू dv ओवर dt माइनस जीरो बिकॉज v इज कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो हम टाइम के रेस्पेक्ट में अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो होगा कांस्टेंट का, इसलिए हम a प्राइम a लिखते हैं और a प्राइम का मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन एस डैश फ्रेम, a इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन एस फ्रेम। और हम यहाँ कह सकते हैं कि ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है फॉर द एक्सेलरेशन एक्जेक्टली लाइक एज द वेलोसिटी। और एक चीज और यहाँ से पता चलता है कि a डैश इक्वल टू a, चाहे वो पोजीशन का वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा भी हो, वेलोसिटी का भी कैसा हो, लेकिन यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो ऐसा आ रहा है एक्सेलरेशन डज नॉट चेंज, यानी कि जो त्वरण है वो उस पार्टिकल के लिए एस फ्रेम में भी वही होगा और एस डैश फ्रेम में भी वही होगा। नाउ वी कैन calculate the force also because mass of a particle does not change with respect to the motion। इसका मतलब है अगर हम जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर द एक्सेलरेशन है उसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में m से मल्टीप्लाई कर दें तो वहाँ पर जो चेंजिंग है वो इस प्रकार से है एम ए प्राइम इक्वल टू एम ए और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ डैश और ये है एफ डैश का मतलब है फोर्स ऑन दैट पार्टिकल इन एस डैश फ्रेम और एफ का मतलब है फोर्स ऑन दैट पार्टिकल इन एस फ्रेम और जो कि इक्वल है एफ डैश इक्वल टू एफ। इसका मतलब है दिस इज जो इक्वेशन यहाँ एग्जिस्ट कर रही है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फोर्स। और ये एक नया इंडिकेशन भी है यहाँ पर कि अगर आप देखना चाहें तो F इक्वल टू होता है dp अपॉन dt एज पर न्यूटन सेकंड लॉ। इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या फिर F इक्वल टू ma हम यहाँ देखें, इसका मतलब है कि जो न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है
वो वैलिड रहता है इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पर न्यूटोनियन जो मैकेनिक्स है वो भी वैलिड होती दिख रही है। अगर आप देखें तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। इनर्शियल फ्रेम्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी फर्स्ट नेम एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ after these forces we have many things in daily life. We can choose some collision also, जहाँ पर हम मोमेंटम का रिप्रेजेंटेशन दे सकें। अगर मान लीजिए मोमेंटम का जो रिप्रेजेंटेशन है हमें किसी सिंगल पार्टिकल के लिए देखना है तो हमें वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन एस फ्रेम में पता है और एस डैश फ्रेम में पता है। इसका मतलब है हम सिंपल लिख सकते हैं एम वी एस फ्रेम में, और अगर एस डैश फ्रेम में लिखेंगे तो वो क्या होगा एम वी डैश, और वी डैश इक्वल टू वी माइनस वी। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि वहाँ तो मोमेंटम चेंज हो रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर रिलेटिव मोशन है, उसको कंसीडर कर रहे हैं। इसका मतलब है हम एक्शन और रिएक्शन जरूरी है साथ में। अगर कोलिजन लेंगे तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, यानी कि हम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन को हम यहाँ अगर कंसीडर करें तो ये एक्शन और रिएक्शन का जो फोर्स है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए हमने दो पार्टिकल्स का कंजम्पशन किया है। मान लीजिए उनके मासेस m1 और m2 हैं, जिनकी वेलोसिटीज हैं before the collision u1 and u2 in S frame and after they collide and after collision they move with velocities v1 and v2 in S frame. Then if the collision is elastic, मान लीजिए कि ये जो collision है वो इलास्टिक है, इसका मतलब यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा दैट मीन्स बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम और जो आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम वो इक्वल होगा। इसका मतलब है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट पार्टिकल के लिए टोटल मोमेंटम m1 सॉरी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 फर्स्ट पार्टिकल के लिए होगा एंड m2 u2 सेकेंड पार्टिकल के लिए होगा, और दोनों का एडिशन मिला करके टोटल मोमेंटम होगा जो कि बिफोर कोलिजन है। इसी प्रकार से दूसरा है m1 v1, ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए है, और ये दूसरा है m2 v2, ये सेकेंड पार्टिकल के लिए, दोनों का एडिशन है और ये आफ्टर कोलिजन है। ये एस फ्रेम में बात हो रही है। अगर हमें बात करनी है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की तो अगेन हम कंसीडर करेंगे एक एस डैश फ्रेम। मान लीजिए जो सेम मास है m1 और m2, अगर हम एस डैश फ्रेम की कल्पना करें तो उसमें m1 और m2 सेम मासेस बिफोर कोलिजन u1 डैश और u2 डैश वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और आफ्टर कोलिजन v1 डैश और v2 डैश वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं। और मान लीजिए अगर एस फ्रेम कैपिटल बी वेग से एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में मोशन कर रहा है तो जो टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन वो इसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा यहाँ पर m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम, और ये है बिफोर कोलिजन। अगर आफ्टर कोलिजन हमें देखना हो तो m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। और अब हमें अगर देखना हो कि यहाँ पर जो मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड है या नहीं है तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द वेलोसिटी वो यूज करना होगा, और वो है v डैश इक्वल टू v माइनस कैपिटल V। देन अगर यहाँ पर यूज करना है हमें तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए m1 के लिए अगर हम बात करें तो वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन u1 डैश, तो u1 डैश का हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में u1 माइनस का v रिप्रेजेंट करेंगे, और हमें यहाँ पर लिखना है u1 इक्वल टू u1 डैश प्लस v। ये इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए यूज करें कि हमें एस फ्रेम में पता है कि कोलिजन वो है इलास्टिक है। नाउ अगर इलास्टिक कोलिजन है तो वहाँ पर टोटल जो मोमेंटम कंजर्वेशन है वो फॉलो हो रहा है। अब हमें एस डैश फ्रेम में ज्ञात करना, तो हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं। अगर एस डैश फ्रेम में अगर ये पता है तो हम इसको
एस फ्रेम में भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से u1 इक्वल टू u1 प्राइम प्लस का v, और सिमिलरली वी कैन गेट u2 इक्वल टू u2 प्राइम प्लस का v, v1 इक्वल टू v1 प्राइम प्लस का v, v2 इक्वल टू v2 प्राइम प्लस का v। तो ये we can put here m1 u1 prime plus v, then m2 u2 prime plus v equal to m1 v1 prime plus v plus m2 v2 prime plus v। एग्जैक्टली हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम, और यहाँ से m1 कॉम और यहाँ से m2 है, यहाँ से v कॉमन है तो v कॉमन ले लिया हमने, और ये m1 v1 प्राइम m2 v2 प्राइम प्लस m1 m2 v। तो हम यहाँ से फिर से लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए जो ये m1 और m2 और v कॉमन है दोनों तरफ, ऑलमोस्ट सेम है इनकी वैल्यू, तो ये क्रॉस आउट हो जाएगा। बचा हुआ पार्ट यहाँ पर है m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, यानी कि जो कंजर्वेशन है ऑफ मोमेंटम इन एज डैश फ्रेम आल्सो एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि जो टोटल मोमेंटम था बिफोर कोलिजन इन एज डैश फ्रेम, ये इसके द्वारा था, और जो कि इक्वल है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इन एज डैश फ्रेम। नाउ we can see जो conservation of momentum है is invariant under Galilean transformation। Now we can take consideration of conservation of energy or kinetic energy under Galilean transformation। In S frame, conservation of energy if exist, हम यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो एग्जैक्टली सेम जो पहले वाले कंसिडरेशन है उन्हीं को लेंगे सारे पार्टिकल्स के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन है हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस q। q हमने यहाँ इसलिए ऐड किया है कि समटाइम हम कहीं कोलिजन देखते हैं तो वहाँ पर कुछ अदर फॉर्म्स में भी एनर्जी दिखती है, कभी साउंड एनर्जी दिखती है, कभी हीट एनर्जी, कभी फायर, तो हम उसको भी यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं। नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चल सकता है। इफ दिस कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट इन एस डैश फ्रेम, अगर ये एस डैश फ्रेम में एग्जिस्ट करेगा तो ये विद प्राइम यहाँ पर आपको यूज करना है, और अगर विद प्राइम आप यूज कर रहे हैं, आपने अभी हमने पढ़ा था कि अगर एस फ्रेम में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एग्जिस्ट कर रहा है तो एस डैश फ्रेम में वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, फिर हमने उसको देखा था वहां से तो वो एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ आप उसको उल्टा भी कर सकते हैं कि एस डैश फ्रेम में मान लीजिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एग्जिस्ट कर रहा है तो एस फ्रेम में भी चेक कर सकते हैं, वो सेम ही कंडीशन होगी वहां पर जैसा हमने निकाला है कि एस से एस डैश में एग्जिस्ट कर रहा है तो एस डैश से एस में भी एग्जिस्ट करेगा। तो मैं यहाँ पर दूसरा तरीका इसलिए ले रहा हूँ कि वहाँ एक तरीका किया है, यहाँ पर दूसरा तरीका हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है if this conservation of kinetic energy exists in S dash frame, then we revise this term with prime, this is equation number 2। अब यहाँ पर आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटीज के लिए यूज कर सकते हैं u1 प्राइम इक्वल टू u1 माइनस का v, u2 प्राइम इक्वल टू u2 माइनस का v, और v1 प्राइम इक्वल टू v1 माइनस का v, और v2 प्राइम इक्वल टू v2 माइनस का v। तो ये एग्जैक्टली सेम ही होंगे और इनको हम यहाँ यूज कर सकते हैं। अगर एस डैश फ्रेम में अगर हम मान रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट कर रहा है तो एस में भी मस्ट है होना चाहिए। तो यहाँ से u1 प्राइम की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, u2 प्राइम की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, v1 प्राइम की वैल्यू इस जगह पुट कर सकते हैं, v2 प्राइम की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, देन वी कैन चेक। अगर यहाँ पर आप रख रहे हैं तो u1 माइनस वी का होल स्क्वायर होगा, दैट मीन्स u1 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ये a माइनस b है, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आएगा, ये जरूर ध्यान रखना आपको। ट्वाइस u1 वेक्टर डॉट v। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर बात करेंगे तो u2 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस ट्वाइस u2 वेक्टर डॉट v वेक्टर।
और यहाँ से फिर से हम देखें इसको तो यहाँ से हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस ट्वाइस v1 वेक्टर डॉट v प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस ट्वाइस v2 डॉट v प्लस q। तो अब यहाँ से आप जो टर्म्स हैं उनको अलग अलग कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हाफ m1 u1 स्क्वायर ये टर्म है, यहाँ से हाफ m2 u2 स्क्वायर ये टर्म है, ये काइनेटिक एनर्जी की टर्म है, इनको अलग रखिए। इसी प्रकार से यहाँ से फिर से v स्क्वायर है, ये कॉमन होगा, यहाँ से भी कॉमन होगा, v स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या आया हाफ, हाफ भी कॉमन होगा, यहाँ से m1 और यहाँ से m2 है तो ये m1 प्लस m2 देन माइनस। अगर आप देखें तो ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल होगा, यहाँ से m1u1 तो ये m1u1 v है, ये कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी आएगा, 2 से 2 कैंसिल m2u2 और ये m1u1 प्लस m2u2। और फिर राइट हैंड साइड को भी आप सिमिलरली सॉल्व कर सकते हैं। तो हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर प्लस हाफ m1 प्लस m2 का v m2 इंटू वी स्क्वायर माइनस m1v1 प्लस m2v2 मल्टीप्लाई बाई v प्लस q। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ टर्म्स है, देखिए हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर, ये दोनों तरफ है टर्म तो ये इक्वल है और ये क्रॉस आउट हो सकती है। अब बची टर्म m1u1 प्लस m2u2 जो मल्टीप्लिकेशन में v के रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब है हमने शुरू में पढ़ा था अभी कि अगर इलास्टिक कोलिजन है इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर एस फ्रेम में अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो एस फ्रेम में भी एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एस फ्रेम में और वाइस वर्सा भी है इसका मतलब है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, यानी कि यहाँ पर एस फ्रेम में अगर लीनियर मोमेंटम एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पर जो बाकी बची हुई टर्म है वो ओनली काइनेटिक एनर्जी की टर्म बच रही है, ये इक्वल है यहाँ पर। तो हम इसको कह सकते हैं हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर प्लस का क्यूब। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एग्जिस्ट करता है और एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर जो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी एग्जिस्ट करता है, ये दोनों साथ में होते हैं यहाँ पर। नाउ न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखिए हम शुरू में भी हमने बात की थी कि गति दो प्रकार की होती है, स्थिर और फिर दूसरी हमने कहा था मोशन, मोशन भी हो रही है। फिर हमने एक एग्जांपल लिया था यहाँ पर, उस एग्जांपल में हमने बताया, क्या बताया कि अगर कोई ट्रेन में बैठा हुआ आदमी या बस में बैठा हुआ आदमी देखता है बाहर की तरफ तो उसको जो पेड़ है या फिर जो बिजली के खंभे हैं या फिर कुछ स्टेशनरी जो चीजें हैं बाहर की साइड में, वो सबको वो पीछे की तरफ छोड़ता हुआ आगे की तरफ निकलता जा रहा है। दैट मीन्स वो सब चीजें रिलेटिव है एक दूसरे से। और यहाँ पर कई लोगों ने मत दिया कि ये एब्सोल्यूट होना चाहिए, एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। तो एब्सोल्यूट नाम की कोई चीज नहीं है, सब कुछ रिलेटिव है, यानी कि एब्सोल्यूट नाम से यहाँ पर कोई भी चीज नहीं है, सब चीजें एक दूसरे के रिलेटिव है। इसका मतलब है जो मोशन हो रही है वो रिलेटिव मोशन हो रही है, और जो एब्सोल्यूट मोशन की बात करते हैं वो एक मीनिंगलेस थ्योरी है। इसलिए यहाँ पर जो न्यूटोनियन थ्योरी आई वो आई ऑफ रिलेटिविटी। तो ये रिलेटिविटी का एक कंसेप्ट है वो आपको बता दिया है, और जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो अभी बाद की बात है, लेकिन अभी जो मैकेनिक्स में चल रहा है वो रिलेटिव है। नाउ ए लिटिल बिट टॉपिक अबाउट इनवेरियंस ऑफ न्यूटन्स लॉ। जैसा हमने पढ़ा कि जैसे हमने पढ़ा पोजीशन वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, देन डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, फिर हमने वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, फिर एक्सेलरेशन, फिर फोर्स, देन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देन कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पर हम न्यूटन्स के लॉ भी देखना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की जो कंडीशन है वो क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब है अगर इनर्शियल फ्रेम है तो वहां पर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ एग्जिस्ट करेगा, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या है लॉ ऑफ इनर्शिया, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहेगी,
और अगर कोई गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। ऐसे ही हम द्वितीय नियम के बारे में बात कर सकते हैं। हम पहले भी ऑलरेडी बात कर चुके हैं जब हमने एफ डैश इक्वल टू एफ कहा था, या फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन था फॉर द फोर्स। तो हम यहाँ पर एफ बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और एफ इक्वल टू एम ए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो न्यूटन का सेकंड नियम भी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। थर्ड लॉ के बारे में बात कर सकते हैं, एक्शन रिएक्शन, जहाँ पर किसी एक पार्टिकल के कारण दूसरे पार्टिकल पर लगाया गया फोर्स और दूसरे के कारण फर्स्ट पार्टिकल पर लगाया गया फोर्स एक दूसरे के इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जो अभी हमने देखा है, तो हम इसको बहुत सिंपल तरीके में भी देख सकते हैं। जो कोलिजन होती है उसमें एक्शन और रिएक्शन, यानी कि बिफोर कोलिजन का मतलब एक्शन है और आफ्टर कोलिजन का मतलब रिएक्शन है। इसलिए वहां पर हमने ये एग्जांपल लिया था, दो पार्टिकल लिए थे M1 और M2। और इसी के साथ इस यूनिट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और धन्यवाद फॉर द लेक्चर।